गुड इवनिंग वन एंड ऑल। कैसे हैं आप लोग? मस्त है एकदम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, जल्दी से नोट करेंगे द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन या उसका सेकंड यूज। जल्दी से देखिए, बोर्ड पर हमने नोट किया है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट। बोले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है ड्यू टू किसकी वजह से? एक बहुत ही पतली देखिए इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट बोले तो बहुत चौड़ी है, इनफाइनाइट प्लेन शीट बहुत चौड़ी, पता नहीं कितनी है। ठीक है, प्लेन होगी शीट, लाइक जैसे कि हमारा एक पतला सा कागज होता है, ठीक है, और बहुत थिन होनी चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज, इस पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। बोले तो देखो, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो शीट है इसको चार्ज देने से पहले ये एक कंडक्टिंग बॉडी थी। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? देखते हैं, बात करते हैं ये इस कागज की। वी नो दैट दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग बॉडी। मतलब नॉन कंडक्टिंग का मतलब जैसे कि हमारे पास एक ये पेपर है। ये पेपर क्या है बच्चे? ये एक नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग कहिए या इसको आप इलेक्ट्रिक इंसुलेटर कह दीजिए। इसमें इन एब्सेंस ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा तो इस पर हमें करंट नहीं लगता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे एक लोहे की हमने छड़ पकड़ ली, दिस इज, ठीक है, आयरन रॉड है हमारे पास, लोहे की छड़ है। ये क्या है हमारे पास? एक कंडक्टर है, एक गुड कंडक्टर है। भले ही हमको अभी क्या नहीं लग रहा है, करंट नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इसको बाहर से चार्ज कर दिया जाए, चार्ज बॉडी बना दी जाए, तो ये हमको क्या कर सकती है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। यही बात समझ में? तो देखिए हमारे पास जो शीट होगी, जो ये प्लेन शीट होगी, ये कैसी होनी चाहिए? नॉन कंडक्टिंग, मीन्स इंसुलेटर होनी चाहिए। ठीक, अब उस इंसुलेटर को क्या करते हैं? बाहर से हमने क्या करना है? न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए। हमने बाहर से चार्ज दे दिया, कुछ चार्ज दिया और ऐसा चार्ज दिया कि वो क्या हो? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब एक रूप से, समान रूप से क्या हो जाए? उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वितरित हो जाए। ठीक है, अब इस चार्ज शीट की वजह से किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं ये है हमारे पास चार्ज शीट, हमने इस कागज को, इस पेपर को क्या किया? बाहर से चार्ज दे दिया। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर, कुछ आर डिस्टेंस पर हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर रखा है पॉइंट। इस पॉइंट पर हमने क्या देखना है? ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट पर हमने देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस हेडिंग को नोट करेंगे। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर अ वेरी थिन, लैंग्वेज भी लिखते रहो साथ साथ, अ वेरी थिन and infinite plane sheet on which the charge q is uniformly distributed. इस पर चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, फिर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लिखना the surface charge density of the sheet be sigma। देखिए ये क्या है हमारे पास? ये शीट क्या है? हमारी 2 डायमेंशनल बॉडी है कोई। 2 डायमेंशनल, इसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ये हम पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ठीक है, उस टाइम के बाद अभी हम 2-3 दिन में 11th क्लास का लेक्चर देंगे, उसमें हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि क्या होता है 1 डायमेंशनल, बहुत डीपली। ओके, तो देखिए क्या करना है, ये जो हमारे पास 2 डायमेंशनल बॉडी है, मतलब जो पतली शीट है, इसके पास क्या होगा? एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू होगी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमने क्या लेना है? इस पतले शीट की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने क्या करना है? डिराइव करना है। वो कितना होगा हमने ये फाइंड करके देखना है यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन करना है
उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें लाना है तो क्या कर सकते हैं हम। देखो फाई की वैल्यू आपको पता है, ई ऐसा कुछ रिलेशन पढ़ा था हमने, EDS ये पढ़ा था। तो अगर हमारे पास कहीं से ये एक्सप्रेशन आ जाए, बोले तो ये आ जाए, ये फ्लक्स आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने आप ही निकल जाएगा। लेकिन और साथ साथ हमारे पास फाई की वैल्यू हमको गॉस की थ्योरम से भी मिलती है, फाई हमको गॉस की थ्योरम से मिलता है, और यहाँ से हमको ये मिल जाएगा, तो हमारे ई की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ऑल ओवर मैं कह सकती हूँ क्या कि हमें फाइंड करना है पहले फाई। अब वो फाई कहाँ से निकलेगा भाई, गॉस की थ्योरम तो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए लगती है। तो जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या करना है, फाइंड करना है, उस पॉइंट के चारों ओर एक ऐसी गॉसियन सरफेस होगी हमारी सिलेंड्रिकल, एक ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है ताकि सिलेंडर का जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल वाला पार्ट है, वो इस पॉइंट पी में क्या हो, उस पॉइंट पी से पास होता हो। ठीक है, इस पॉइंट पी के अराउंड हमने गॉसियन सरफेस क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, सच दैट इट्स पॉइंट पी लाइज ऑन द क्रॉस सेक्शनल पार्ट या क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है भाई, गॉसियन सरफेस तो भाई हमने कर ली, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि ये इसके पीछे क्रॉस होते हुए जाए, मतलब जो इसका ये जो हो हमारे पास ये है सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पार्ट, इसको भेजते हुए जाए। जैसे कि हमारे पास एक कागज की शीट है, हमने एक सिलेंड्रिकल रॉड ली, ये हाँ जी, ये आ गई बात समझ में, ये देखिए। ठीक है, ये और ये आई बात समझ में। हमारे पास एक पॉइंट है, दैट पॉइंट, इस पॉइंट पी को लाना है, क्रॉस सेक्शनल पर रखना है, ये क्रॉस सेक्शन पर है, इस पॉइंट पी को चारों हमारा ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शन। देखिए किसी भी सिलेंडर के 3 पार्ट्स होते हैं, ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया। क्रॉस सेक्शन ये हमारे पास सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर है पूरा, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो ये है, देखिए एक ये वाला है सर्कुलर डिस्क, 2 सर्कल पार्ट्स है, क्रॉस सेक्शनल पार्ट होता है जिससे हम सर्कुलर होता है, और दो हमारे पास क्रॉस सेक्शन, तीसरा है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, 3 पार्ट्स है। ठीक है, तो जो पॉइंट पी होगा वो उसके किसी एक क्रॉस सेक्शन पे होना चाहिए, पॉइंट पी जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस हमारे पास सिलेंड्रिकल है। ठीक है, अब देखिएगा भाई जो हमारा कौन है, पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, तो कुछ पार्ट हमारे इसके अंदर भी होगा ऐसे। ठीक है, इट मीन्स जो हमारे चार्ज है, ये चार्ज है जो पतली शीट के ऊपर जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो उसका कुछ पार्ट हमारे इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी क्या होगा, लाई करेगा यहाँ पर। आई बात समझ में। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पर मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। नाउ जल्दी से लैंग्वेज लिख लेंगे, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, comma distant r from the plane sheet, draw a cylinder of cross sectional area A around the point P of finite length as shown in figure। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, एक फाइनाइट लेंथ का हमने क्या बना दिया, एक कौन बना दिया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका एरिया कितना है, A, क्रॉस सेक्शन का एरिया है हमारे पास A, ये भी A है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा A होगा। तो सब बड़ा बनाइएगा क्योंकि अभी हम देखिए क्या करने वाले हैं, फिर खिचड़ी पक जाएगी, छोटा बनाओगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये वाला, ये सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर पार्ट, क्रॉस सेक्शनल पार्ट 2 हैं, एक है हमारे पास कौन सा, क्रॉस सेक्शनल पार्ट है जो हमारा CSA है, कर्व्ड है, इसका भी एरिया A है, तो इसका भी एरिया A होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इस सिलेंडर से पास होने वाला रिजल्टेंट, टोटल या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, दैट इज फाइन। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट देख लेंगे, फिर शॉर्ट करने के बाद आपको बड़ा करने पर मजा आएगा। ठीक है, देखिएगा ये हमारे पास पूरा सिलेंडर है, इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स फाई है। टोटल फ्लक्स बोले तो एक यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स, एक यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स, और तीसरा कौन, ये जो हमारे क्रॉस सेक्शन से निकलने वाला फ्लक्स है। ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है,
यहाँ से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, यहाँ से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, और ये एक CSE से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इन सबका मिला के इसको φ1 क्या देंगे, इधर वाले को φ2, इधर वाले को हम φ3 देंगे। तो हम सबको जोड़ देंगे φ1 φ2 φ3, लास्ट में हमारे पास φ आएगा। फिर हम उसका हमारे पास उसका काम करना है, ठीक है, उसको यूज करेंगे यहाँ पे गॉस थ्योरम के लिए। देखिए क्या करेंगे आप, अब क्या करना है, पहले φ1 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, जरा φ1 की बात करते हैं। तो φ1 क्या करना है, इस यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से कितना पास हो रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट P के अराउंड हमने एक छोटा सा, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P के अराउंड हमने एक छोटा सा गॉसियन सरफेस लेना है, छोटा सा, ये पॉइंट P है हमारे पास, ठीक है। इसके अराउंड हमने एक गॉसियन सरफेस लेना है P, छोटा सा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ds1, कितना है मैग्नीट्यूड है ds1। और हमको पता है जो गॉसियन सरफेस होती है, कोई भी सरफेस होती है, उस पर जो हमारा एरिया वेक्टर होता है वो बाहर की ओर होता है, परपेंडिकुलर, नॉर्मली बाहर की ओर, अंदर भी होता है नॉर्मल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नॉर्मल अंदर की ओर भी हो सकता है, लेकिन हमको कैसा नॉर्मल लेना है, जो बाहर की ओर, वही हमारा एरिया वेक्टर होता है। तो इसके चारों ओर जो छोटा सा एरिया एलिमेंट है, इस पॉइंट P के अराउंड जो छोटा एरिया एलिमेंट है, उससे पास होने वाला एरिया वेक्टर होगा हमारा वेक्टर ds1, ठीक है। छोटे छोटे हमने वो करके इंटीग्रेट करके फिर हमने टोटल φ1 निकाल लिया। तो अब लिख लेंगे, अब देखो ये तो वेक्टर ds1 है, ठीक है। इस वेक्टर ds1, अब हम इस पॉइंट P पर ये छोटे एरिया एलिमेंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो देख लेते हैं। E की बात करते हैं, उसकी डायरेक्शन कहाँ को है, हम ऐसे बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से दूर होता है। तो यहाँ पर जो ये चार्ज है, ये जो चार्ज है, इसकी वजह से जो यहाँ पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी हमारी, उसकी डायरेक्शन की हमारी इस तरफ, इधर को पॉजिटिव से दूर होगी। आई बात समझ में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे E1 क्यों नहीं लिया, हम यहाँ पे E1 ले लेंगे, यहाँ पे हम E2 ले लेंगे, यहाँ पर हम E3 ले लेंगे, है ना, ऊपर को जाने वाला जो है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, किसी थिन शीट की वजह से, चाहे हम इधर ले, किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड हर जगह पर सेम रहता है। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से, शीट में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से एट एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट। तो E ले लिया हमने, इसकी डायरेक्शन इधर को है, तो हम एक बात कर सकते हैं क्या, ds1 और E के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। द डायरेक्शन ऑफ, लिखेंगे जल्दी से, या एंगल लिख ले सीधा, द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड ds1 के बीच में जो एंगल होगा, इसके और इसके बीच में सेम डायरेक्शन में इस θ1 इक्वल टू 0 डिग्री। जब भी सेम डायरेक्शन होती है तो एंगल 0 होता है, इसकी डायरेक्शन भी इधर, इसकी डायरेक्शन भी इधर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इट मीन्स इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। फिर एंगल डायरेक्शन बदलने पर फिर एंगल बढ़ता है, ठीक है, ये आ गया। तो देखते हैं भाई इस स्मॉल पार्ट से, ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through ds1 एलिमेंट से कितना पास होगा, दैट इज d(φ1), उसकी वैल्यू की हमारे पास वेक्टर E डॉट ds1, ऐसा होगा, ठीक है। इसको खोल लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा E ds1 cos 0 डिग्री cos θ1, ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि भाई हमने तो ये पढ़ा है पहले से, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच की डॉट प्रोडक्ट हमारी इस टाइप से खुलती है, AB cos θ, तो इन दोनों के बीच का एंगल θ1 है, तो θ1 की वैल्यू तो है cos θ1 है हमारे पास cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, 1, दैट इज d(φ1). तो ये फ्लक्स आ गया, स्मॉल P के अराउंड जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतना आया, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है,
ये तो था बच्चों, देखो ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज कर, यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से। तो इसमें हमारे पास एक पॉइंट P है, वहाँ पे दिख नहीं रहा आपको सही से, इसके अराउंड हमने एक छोटा एलिमेंट माना है, ठीक है। हमने इससे पास होने वाला DS1 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया। हमें निकालना है इस पूरे टोटल का, इस पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो क्या करना है अपने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through cross section A इस कैसा होगा, क्रॉस सेक्शन A से कितना पास होगा हमारा, वो आएगा हमारे पास φ1 इक्वल टू d φ1 को हमने क्या करना है, A के अराउंड इंटीग्रेट कर देना है। जल्दी से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। d φ1 की वैल्यू हमारे पास EdS1 इतना है, EdS1 एंड वी नो दैट, हम क्या करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन साइन के अंदर हमारे पास d वाला पार्ट अंदर रहता है, बाकी सब एज अ कांस्टेंट बाहर फेंक दिया जाता है। तो E को बाहर फेंक दो, E आ गया हमारे पास बाहर, और अंदर क्या बचा, DS1। नाउ जल्दी से इसको पहले नोट कर लो, दिख रहा है आपको नीचे इसके, देखो बच्चों ये क्वांटिटी किसको डिनोट कर रही है, ये क्वांटिटी, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर देखो ये क्वांटिटी किसको डिनोट कर रही है, DS1। इंटीग्रेशन ऑफ DS1 देखो इसको डिनोट कर रही है। ये आपको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए है क्या, कि जैसे कि ये बड़ा सा था, ये छोटा एलिमेंट था, ये तो है भाई DS1, ये है किसकी वैल्यू, DS1 की, जो स्मॉल एलिमेंट है ये DS1 है। ऐसे ही बहुत सारे DS1 इन सबको ऐड कर देंगे तो बच्चों में पूरा टोटल ये निकल जाएगा, ठीक है। और इस पूरे का एरिया कितना है हमें पता है, ये तो है A, ऐसा है नहीं है, ठीक। तो इस DS1 की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, साइड पे आप लिख लेंगे सिंस इंटीग्रेट, ये टोटल एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, कैपिटल E। तो यहाँ पर आप रख देंगे EA φ1 एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट डालिए। अब हम दूसरे क्रॉस सेक्शन में आएंगे जल्दी से फास्ट। अब देखो इसको पॉज कर दीजिए वीडियो और इसको नोट कर लो। अब देखो क्या करना है, हमने इधर वाले क्रॉस सेक्शन का तो क्या निकाल लिया, पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कितना वो है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं जल्दी से, देखो यहाँ पर भी हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट Q मान लेते हैं उसको, पॉइंट Q। अब उस पॉइंट Q बड़ा करके देखें तो पॉइंट Q इसके अंदर है, ठीक है। इस पॉइंट Q पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, DS2, पॉइंट Q ले लेना है, यहाँ पर DS2 है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए हमने फाइंड कर लिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ का फाइंड कर लिया है, उधर का हमने फाइंड करना है अब इधर वाले का, ठीक है। तो यहाँ का जो एरिया एलिमेंट होगा DS2 वो बाहर की ओर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की ओर होता है, ये इस टाइप से, अंदर की ओर नहीं भेजना आप इसको, उल्टा हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ से देखो DS1 की वैल्यू, इस सबको मिटा देते हैं, I think it is sufficient for you, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट Q, यहाँ से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक एरिया एलिमेंट होगा वो होगा DS2, वेक्टर DS2 बाहर की ओर, ठीक है। अब क्या करेंगे हमने करना है इससे पास होने वाला कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं ये फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो देखो इस पॉइंट Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड तो वही होगा भी E है तो यहाँ पर भी E, लेकिन डायरेक्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमेशा पॉजिटिव से दूर। देखो इसमें आपको फील हो या ना हो, बट इसमें आपको जरूर फील हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे तो पॉजिटिव यहाँ पर था तो पॉजिटिव से दूर, लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव से दूर इधर को होगा, मतलब पॉजिटिव से दूर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमारी कहाँ से कहाँ को, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन भी इधर को होगी, वेक्टर E की डायरेक्शन। तो इट मीन्स
एंगल बिटवीन ds2 एंड E इज ऑल्सो 0 डिग्री. द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड ds2 इज θ2 दैट इज 0 डिग्री. फ्लक्स थ्रू ds1 नहीं ds2. तो इस ds2 के अंदर स्मॉल एरिया एलिमेंट ds2 से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट ds2 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स कह सकते हो, दैट इज d phi 2 E डॉट ds2 वेक्टर E डॉट वेक्टर ds2. इसे हम खोलेंगे तो E ds2 cos θ2. θ2 कही है 0 डिग्री रख देते हैं, क्यों कौन सा θ2 तो 0 ही है हमारा, कुछ नहीं जाएगा आपका. ठीक है, तो E ds2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 दैट इज वेक्टर E ds2 d phi 2. आगे बात समझ में. अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब इस पूरे से हमने तो भी इतने से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, कौन, ये d phi 2. इतने से पास होने वाला कितनी लाइन निकल रही है यहाँ से. ठीक है, हमें फाइंड करना है भाई इस पूरे से कितनी लाइन निकल रही है. समझ रहे हैं आप लोग. तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया A दैट इज phi 2. phi 2 को इंटीग्रेट कर देना है किसके अलाउंड, इसके अराउंड, ये A के अलाउंड ds2 एंड वी नो दैट यहाँ पर जो हमने ds2 जिसकी बात कर रहे हैं ना, ऐसे ds2 देखो इधर देखो, ये एक ds2 ये हो गया, ऐसे एक ds2 ये हो गया, ds2 सबको इंटीग्रेट करके हमने इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया A निकाल दिया. वो भी A ही है क्योंकि इधर वाला दोनों सेम था. ठीक है, इसे A और यहाँ पर आपने A रखा है EA. तो ये भी क्या हो गया हमारा phi 2 इक्वल टू, तो भाई इधर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स phi 2 भी निकल गया, इधर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कौन, phi 1 निकल गया. बचा कौन सा पार्ट बचा सिलेंडर का, गॉसियन सरफेस का. थर्ड पार्ट बच रहा है हमारा ये कर्व्ड सरफेस एरिया. सी ऐसे बचा, इससे पास होने वाला कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे हम डिनोट कर देंगे phi 3 से. लेकिन अब इस पूरे को, अब इससे पास होने वाला जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उसे टोटल तो हम निकाल नहीं सकते, मतलब डायरेक्ट हम phi 3 नहीं निकाल सकते, है ना. छोटे छोटे वर्क्स में करना है हमने, छोटे छोटे एलिमेंट्स में हमने क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है. तो क्या करेंगे, यहीं पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, किस पर, इस कर्व्ड CSA पर हमने एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा गॉसियन सरफेस बनाना है. और जब वो स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला d phi 3 आपको पता लग जाएगा, तो आपने इंटीग्रेट करके ऑल के लिए क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है. आई बात समझ में, आई बात समझ में. मुझे आवाज ही नहीं आ रही अब तो. ठीक है, देखिए लेट अस कंसीडर अ पॉइंट PQR. यहाँ पर एक पॉइंट R कंसीडर कीजिए और उस R पर सरफेस पर बच्चे, सरफेस पर यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया और इसके अराउंड हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट देख लिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट दैट इज द मैग्नीट्यूड कितना है ds3 और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो भी बाहर की ओर होगा ऐसे 90 डिग्री पर. नाम होगा उसका वेक्टर ds3 एरिया एलिमेंट. इसके चारों ओर ये, हाँ जी भाई, ये इसके चारों ओर यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है. इस पॉइंट पर एरिया एलिमेंट बाहर की ओर होगा. ठीक है, अब देखते हैं उससे पास होने वाला कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं जरा. देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो सब में है. हमने कल प्रूफ किया है हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्वल होता है. आई बात समझ में. डायरेक्शन देख लेते हैं, पॉजिटिव से दूर, ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है भाई, ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, इससे दूर होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पॉइंट पर हो, चाहे वो इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे दूर होगा, मीन्स इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. तो आप देख रहे होंगे तो लगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E. देखो ये इधर को और ये इधर को, समझ रहे हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पेन के अलाउंड, मेरा पेन आपको दिख रहा है, और 90 डिग्री पर उसका जो वो है वेक्टर है, एरिया वेक्टर, वो ऊपर का. तो दोनों किस एंगल पर है, 90 डिग्री. तो वी कैन से द एंगल बिटवीन E एंड ds3 इज θ3 इक्वल टू 90 डिग्री. साथ साथ आप नोट भी करते रहेंगे. तो हमने इतने से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, द फ्लक्स थ्रू ds3 एलिमेंट इज d phi 3 ds3 cos 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इज 0. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. जब d phi 3 0 आ गया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन, नो, क्रॉस सेक्शन केवल इसमें था,
इसमें था, केवल सिलेंडर का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्रॉस सेक्शन होता है, हमें सी एस ए देखना है, थ्रू सी एस ए क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, दैट इज डिनोटेड बाय phi3, ये हो जाएगा d phi3 का। हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट phi3 की वैल्यू तो है 0, तो भाई d phi3 की वैल्यू 0, तो पूरा का पूरा phi3 हमने क्या करना है भाई, 0 को इंटीग्रेट करो, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस क्या आएगा, 0 आएगा। यस, तो phi3 की वैल्यू होगी 0। और ठीक है, इसका मतलब जो लाइंस पास हो रही है इस पतली शीट की वजह से, जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, लाइंस बोले तो फ्लक्स पास हो रहा है, तो केवल एक यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है। भाई यहाँ से तो कुछ जा ही नहीं रहा है, मतलब लाइन्स या तो यहाँ से निकल रही है या फिर लाइन्स हमारी यहाँ से पास हो रही है। यहाँ से और यहाँ से हमारी लाइन्स क्या नहीं हो रही है, क्रॉस नहीं कर रही है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं गॉसियन सरफेस से। इतना नोट करो, पहले नोट करेंगे, पॉज करो वीडियो, नोट करो, फिर करते हैं हम एक काम। समय बिताने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मार्क्स लाने के लिए कर रहे हैं और नॉलेज लेने के लिए कर रहे हैं। ओके, अभी कुछ टाइम के बाद क्लास 11th की वीडियोस अपलोड होंगी, बहुत बेसिक से करेंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक से, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू, या थ्रू भी लिख सकते हैं आप, थ्रू Gaussian surface, Gaussian cylindrical surface, cylindrical surface से पास होने वाली जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, डेट इज डिनोटेड बाय फाई। वो होता है हमारा एक यहाँ से जाने वाला phi1, उधर से आने वाला phi2, बोले तो phi1 इधर से, phi2 इधर से, प्लस phi3। phi1 था EA, phi2 भी था EA, एंड ये तो था भी 0, है ना। इक्वेशन 1 2 में क्या था, 1 2 3 का देखो, EA प्लस EA 2EA, पता है सबको ना, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, तो वही EA प्लस EA 2EA, phi इक्वल टू 2EA। इसको कुछ इक्वेशन डाल दो भाई, हमने कौन सी इक्वेशन लिखी थी, 1 2 3 हो गई थी ना, ये 1 था इक्वेशन, phi1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, ऐसा कर लेना भाई। अब आते हैं बात इसमें, इसको डाल दो इक्वेशन 4, दैट इज इक्वेशन 4। लिखेंगे वी नो दैट, वी नो ऑल्सो, हम ये भी तो जानते हैं, क्या जानते हैं हम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, हमारी गॉस थ्योरम कहती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिख लेना इसे दोबारा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस मीन्स चार्ज को बंद करने वाली सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, लिख लेंगे इसे पूरा, वो होता है हमारा फाई इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस, इसके अंदर एक चार्ज है नहीं है इंक्लोज्ड, भाई जब इसमें चार्ज है तो इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक, उसमें भी तो क्या होगा, चार्ज होगा नहीं होगा, यहाँ पे इसके अंदर भी क्या हो जाएगा बच्चे, यही वाला चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो क्यू चार्ज था हमारा, कितना चार्ज, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जल्दी से यहाँ से यहाँ पुट करना है इसमें, चलो पुट करने से पहले एक काम और करते हैं, लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस छोटा छोटा लिख लोगे, छोटा छोटा होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी टी, सिग्मा इक्वल टू क्या थी, क्यू अपॉन एरिया, उस गॉसियन सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां से हमारा क्या पास हो रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है। अब हमें पता है भाई इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना, टीएसए कितना होता है, अरे भाई सिलेंडर का टीएसए कितना होता है, ये होता है भाई 2 पाई आर एच सी एस ए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा होता नहीं होता है, एक तो हमारा सी एस ए हो जाएगा, 2 हमारी पाई आर स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस केवल या तो यहाँ से पास हो रही है 90 डिग्री पर, एक यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से तो कोई पास ही नहीं हो रही, फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है, तो हमने क्या करना है, केवल हमने 2 क्रॉस सेक्शन लेने हैं, एक इधर का क्रॉस, एक ये वाला एरिया 2a, एक a प्लस a, हमारा 2a, आई बात समझ में। हमने लेना है केवल एरिया, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से, मतलब कुल मिला के एक साइड
साइड की बात करें, अगर इस पतली शीट के इस तरफ की बात करें तो हमारे पास केवल एक एरिया है, दैट इज Q/A। नाउ यहाँ से हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है। चार्ज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू ए। अब क्या करेंगे आप देखो, एक ये वाली वैल्यू, इसको 5 डाल दो और इसको डाल दो क्योंकि इस वैल्यू को 6 डाल दो। फिर लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन 4। लिखो जल्दी से, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन 4 वी हैव, क्या है 5 इक्वल टू, तो क्या था भैया हमारा 2EA है ना। तो Q5 की वैल्यू क्या रखनी है, देखो Q/ε0 रखो सबसे पहले, Q/ε0 यहाँ से इक्वेशन 5 से 2EA। अब इक्वेशन 6 से क्या कर दो, Q की जगह पर क्या पुट कर दो आप लोग, सिग्मा इंटू ए अपॉन में ε0। ठीक हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने इसको ना, ठीक। फिर क्या करेंगे, देखिए हमें फाइंड तो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, डेरिवेशन देखना है इसका। तो क्या करना है, ई को यहीं पर रखो, बाकी सबको भगाओ यहाँ से। ई इक्वल टू हो गया सिग्मा ए अपॉन ये 2 और ये ए, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, तो 2A/ε0, ए से ए कैंसिल, बचा क्या आपके पास सिग्मा अपॉन 2ε0। इट मीन्स ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 and that is the required expression of electric field at a point due to charge uniformly charged non-conducting infinite plane sheet। आ गई बात समझ में सबको, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे आप लोग, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत प्यारे प्यारे है ना। जल्दी से न्यूमेरिकल उतारो, चलो 2 न्यूमेरिकल उतार लेते हैं। जल्दी डालेंगे, न्यूमेरिकल लिखेंगे, when a surface vector s, नोट क्या है इसको, वेक्टर s इक्वल टू -10 प्लस 10 j कैप इज प्लेस्ड, एक मिनट इसको नोट करो तो पहले देखो व्हेन अ सरफेस इतना इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, साथ नोट भी करते रहो। देन कैलकुलेट the electric flux through this surface, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है। अभी बात समझ में, तो क्वेश्चन ऐसा कर लेंगे, जल्दी से सॉल्यूशन में आएंगे इसके। देखो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है, कह रहा है कि एक सरफेस है, मान लेते हैं वो सरफेस ये है, एक सरफेस वेक्टर एस नाम है उसका, जो भी वैल्यू है इसकी देख लेंगे। इसको हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वेक्टर ई, वैल्यू भी गिवन है। इसमें रखने के बाद, और जब भी किसी सरफेस को हम क्लोज सरफेस को एक वेक्टर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है, उसमें से कुछ नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होती है, मतलब क्या पास होता है, फ्लक्स पास होता है। फ्लक्स को डिनोट करता है 5, तो हमें वही हमको फाइंड करना है कि कितना पास होगा। आ गई बात समझ में, तो देखिएगा क्या करना है। वेक्टर ई आपको दे रखा है, वेक्टर ई की वैल्यू है, चलो वैल्यूज तो आपको दे रखी है, आप नोट कर लेना। हमें फाइंड करना है 5। वी नो दैट 5 इक्वल टू ई डॉट डी एस, वेक्टर ई डॉट डी एस। तो अभी डी एस की वैल्यू का क्या करना, हमें तो सीधे सीधे एस दे रखा है भाई, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस ऐसा निकाल सकता है, ठीक है। ऐसा भी कर लेते हैं ई एस कॉस थीटा, बट क्या आपको ऐसा दे रखा है कि जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, मतलब सरफेस का जो 90 ये होता है, जो ये होता है, कितना एंगल बना रहा है हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, कुछ नहीं दे रखा है। तो आप सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। वेक्टर ई की पूरी वैल्यू आपको गिवन है, अगर ये वैल्यू गिवन होने के बाद एंगल भी दिया होता तो आप वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ई एस कॉस थीटा।
4j कैप प्लस 7k कैप। डॉट प्रोडक्ट करनी है, ये भी डॉट प्रोडक्ट का साइन। वेक्टर एस कितना है आपके पास, केवल 10j कैप। हाँ जी 10j कैप। तो देखिएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। कोई भी जो वेक्टर होता है, कोई भी हमारे पास वेक्टर ए हो या वेक्टर ए कोई भी ले लो आप, वेक्टर ए के क्या होता है कंपोनेंट बच्चों स्टेप्स होते हैं, आई कैप A2j कैप प्लस A3k कैप, स्टेप्स होता है। लेकिन आपको जो वेक्टर एस दे रखा है उसमें आपको केवल एक कंपोनेंट दिया, ये वाला j कैप। कौन सा, 10j कैप। बाकी के जो कंपोनेंट है वो हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। 0i कैप, कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे। j वाला कंपोनेंट आपको गिवन है बट k वाला भी नहीं है, आपको ये वाला नहीं देता, तो आपने 0 लगा के क्या कर दिया, इसको पूरा कर दिया है। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रेड्स हमने पढ़े थे क्लास 11th में। तो कुछ कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का लेक्चर। तो देखिए यहाँ पर हमने i वाला टर्म नहीं है तो हमने लगा दिया 0i कैप प्लस 0 नहीं 10j कैप, j कैप का टर्म आपको गिवन है, प्लस 0k कैप। फिर क्या करना है आपने, आपको पता है i की i वाले से मल्टीप्लाई है ना, i कैप आपको पता है 1 होता है, लेकिन 2 इंटू 0 0 होता है। 4j से 4 का 4 इंटू 10 4 10 जा 40 होता है। j कैप तो 1 होता है, सीरीज आपने कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है। 4 10 जा 40, 7 0 जा 0, इट मीन्स आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 की वैल्यू 40। आगे बात समझ में। तो यह है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 40 कितना यूनिट, 40 यूनिट। अभी आपको कुछ नहीं गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको इतनी न्यूटन पर कूलाम है, किसमें दे रखी है हमको, ये भी डाइन पर कूलाम है, कुछ नहीं पता, डाइन पर माइक्रो कूलाम है, कुछ नहीं पता है ना। ठीक है, इसकी यूनिट नहीं पता आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इस एरिया की मीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है या किलोमीटर स्क्वायर में, कुछ नहीं पता। तो आप सीधे सीधे 40 यूनिट लिख देंगे बस, दैट इज आंसर। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया आपने इसे। अब जरा सेकंड न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं चलो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए क्या लिखा है, 4500 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर एंटरिंग इनटू अ सरफेस ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम एंड 2500 electric lines of force are emerging out from the surface. How much amount of charge is encloses by this surface? देखिए क्या फाइंड करना है आपने, बहुत ही इजी। कह रहा है कि इतनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर एंटरिंग इनटू अ सरफेस, एक सरफेस है आपके पास, इस सरफेस के अंदर कितनी लाइन्स जा रही हैं, एंटर कर रही है, कितनी 4500 है ना, 4500 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रही है। ठीक है, लेकिन इससे बाहर कितनी निकल रही है, एंड 2500 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमर्जिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, और बाहर कितनी जा रही है 2500, इतनी जा रही है लाइन्स बाहर। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि हमें देखो फाइंड करना है, इतनी तो जा रही है उतनी निकल रही है ना, लेकिन हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड करना है इस जो हमारी पूरी सरफेस है, जो पूरी सरफेस है इसमें से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमेशा वही देखा जाता है जो बाहर जाता है, बाहर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे हाँ कि जो 4500 जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो एंटर कर रही है वही हमारा फ्लक्स है, 5 कह दिया उसको, नहीं 5 नहीं, केवल अंदर जाने वाला 5 नहीं होता, जो बाहर निकल रहा है परपेंडिकुलर उसमें जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितनी हमारी बाहर जा रही है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखते हैं इसमें रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स कितना है। तो देखो केस आपके पास आए कि कुछ नंबर ऑफ लाइंस एंटर कर रही है, कुछ नंबर ऑफ लाइंस इमर्ज आउट हो रही है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, नेट इमर्जिंग नंबर ऑफ नेट इमर्जिंग लाइंस। ठीक है, इमर्जिंग लाइंस होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमर्जिंग वाली। तो देखिए 2500 इतनी हमारी लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज आउट हो रही है, साथ साथ एंटर कितनी कर जा रही है ये वाली, इनको माइनस कर देना, एंटर वालों को हटाना है। ठीक है, हमें केवल क्या चाहिए, जो बाहर निकल रहा है, तो हमने जो एंटर कर रही है उन सबको हटाना है, किसमें से, इमर्ज आउट वाले में से एंटरिंग को माइनस करना है। ये बात समझ में आई। तो कितना आएगा आपका, देखो 5 से 5 0, ठीक है,
ये कितना आएगा 200, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस, जो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो क्या है, एंटरिंग लाइंस क्या ज़्यादा है, तो माइनस में आएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपका कुछ ऐसा होगा। आई बात समझ में? देखिए इसको, ठीक है। ये माइनस साइन डिनोट क्या कर रहा है, ये माइनस साइन हमको डिनोट ये कर रहा है क्या, कि जो इस चार्ज के अंदर जो वो है ना क्या, इस जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस के अंदर हमारा माइनस चार्ज इंक्लोज्ड है। अब क्यों है, सोच के बताओ, दिमाग लगाओ बच्चों, यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, हमारा जेईई मेंस नीट वगैरह में आ सकता है क्या, कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर क्या हो रहा है, कुछ लाइंस निकल रही हैं, कुछ लाइंस एंटर कर रही हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ एंटरिंग लाइंस हैं, एंटरिंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो ज़्यादा है, तो इट मीन्स जो चार्ज की जो पोलैरिटी होगी वो नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ा करते थे कि पॉजिटिव से बाहर जाती है, नेगेटिव की ओर जाती है। पॉजिटिव से तो बाहर निकलती है लेकिन नेगेटिव की ओर जाती है। तो देखो नंबर ऑफ लाइंस बहुत सारी अंदर आ रही है, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है। इसके अंदर जो चार्ज है वो रिजल्टेंट चार्ज कितना है, नेगेटिव है। तब जाके इसमें क्या हो रहा है, कुछ लाइंस, ज़्यादा लाइंस एंटर कर रही है। आगे बात समझ में, तो चार्ज नेगेटिव आएगा, कहने का मतलब ये है। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप लोग। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू है हमारे पास -2000, क्यू की वैल्यू हमको नहीं पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू सबको पता है, कितनी होती है 8.85 या 8.8 लिख लेंगे सीधा, या 9 भी लिख सकते हैं आप, इंटू 10⁻⁻12। ठीक, क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जल्दी से इसको यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ से क्यू की वैल्यू आएगी, क्यू इक्वल टू मल्टीप्लाई में आएगा -2000 इंटू 8.8 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 कर लेना इसको। तो जो आपकी वैल्यू आएगी कुछ इस टाइप से आएगी, 1.78 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इतना कूलम चार्ज हमारा इंक्लोज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग जो है वो ज़्यादा है किससे, इमर्जिंग आउट वाली लाइन से, तो हमारे पास जो चार्ज इंक्लोज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव पोलैरिटी का होगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये वाला लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, दिस इज द हैप्पी एंडिंग। ओके, तो इसके बाद करेंगे हम एप्लीकेशन 3, थर्ड एप्लीकेशन करते हैं गॉस थ्योरम का। और कुछ टाइम के बाद हमने क्या करना है, इसी एप्लीकेशन के अंदर हम एक रूल पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव करते हैं, कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव करते हैं गॉस थ्योरम से। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।